हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ एरर एनालिसिस के लेक्चर नंबर 2 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, तभी हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग लेक्चर 1 को प्रोसीड भी करने वाले हैं और स्पेशली हम लोग इस लेक्चर में सिग्निफिकेंट पे पीएचडी करेंगे। सिग्निफिकेंट में कितने सारे रूल्स हो सकते हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कर सकते हैं और सिग्निफिकेंट डिजिट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और उसके बाद कुछ एरर एनालिसिस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्वेश्चंस बार बार हर एग्जाम में, नीट, जेई मेन, एडवांस कोई भी एग्जाम हो उसमें बार बार वो क्वेश्चंस आते हैं और कितनी बार आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर वाला भी क्वेश्चंस आपके सामने कराने वाला हूँ और हर क्वेश्चंस एक ट्रिक के साथ आपको बताऊँगा कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग with full of energy, with full of excitement. Let's start. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ने से पहले हम लोग ये जानना हो कि इसका मेजरमेंट में इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्यों इसमें प्रोड्यूस किया, क्यों हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट को, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कोई नंबर ऐसा दिया हुआ है 1.2 दिया हुआ है, ठीक है ना, और एक नंबर दिया हुआ 1.20। मैंने आपको प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट बताया। मैं बोलूँगा न्यूमेरिकली तो वैल्यू तो क्या है, सेम ही है जी, है ना। लेकिन हम लोग बोले कि प्रिसाइज कौन ज़्यादा है, तो प्रिसाइज ये वाला ज़्यादा है क्योंकि डेसिमल से ये 2 तक हमें कॉन्फिडेंस है हमें कि हमने 2। अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। इसलिए वो पिछला लेक्चर आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला ज़्यादा प्रिसाइज है, ये थोड़ा कम प्रिसाइज है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट का। तो देखिए अगर मान लीजिए कि स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड लेंथ जो है ना, मान लीजिए कि 1.2 ही मीटर ले लेते हैं, 1.2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और मैं बोलूँ कि एरिया क्या होगा इसका, तो एरिया का फॉर्मूला तो ए स्क्वायर होता है। तो एरिया इसका हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1.44 मीटर स्क्वायर। ओके, 1.44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए जब हम लोग इसका एरिया निकालना था तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया जी, इसका साइड लेंथ कैलकुलेट किया। और साइड लेंथ जिस स्केल से कैलकुलेट किया उस स्केल ने कहाँ तक ये दिया, प्रिसाइज दिया जी, 1 डेसिमल प्लेस तक प्रिसाइज दिया, ठीक है ना। और इसी के हेल्प से एरिया आया है और एरिया देखो तो ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। क्या एरिया ज़्यादा एरिया तो भाई साहब साइड लेंथ के हेल्प से ही आया है ना, तो क्या एरिया उससे ज़्यादा प्रिसाइज हो सकता है? एरिया का तो प्राण निकल जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, साइड लेंथ को भी बहुत ख़राब लगेगा। अरे मैंने तो 1 ही तक प्रिसाइज था और एरिया कैसे 2 तक प्रिसाइज हो सकता है, क्योंकि एज लेंथ के हेल्प से ही तो एरिया आ रहा है, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट ये क्या है कि एरिया जो है ना कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू। एक को हमने मेजर किया और एक के हेल्प से, उस मेजरमेंट के हेल्प से हमने एरिया को कैलकुलेट किया है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एरिया का वैल्यू होगा इस एज लेंथ से ज़्यादा प्रिसाइज होगा? नहीं होगा, एज लेंथ से कभी भी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। हम लोग बोलते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट देन मेजर्ड वैल्यू। वो कभी भी मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा प्रिसाइज या फिर ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। बहुत होगा तो क्या होगा, 1 तक प्रिसाइज होगा। तो डेफिनेटली हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है और कितना तक हमें सिग्निफिकेंट डिजिट रखना होगा, ठीक है ना। तो हमें यही चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये गड़बड़ दे रहा है रिजल्ट। अब इसी को ठीक करने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वहाँ से इस रिजल्ट को हम लोग ठीक करते हैं। और यही जो क्वेश्चन है ना, यही जो क्वेश्चन है यही आया था आपके जेई के एग्ज़ाम में, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। अभी मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि एग्जैक्टली उसमें एक्चुअली उसने क्यूब दिया था और उसका वॉल्यूम पूछा था, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ते हैं हम लोग। आप हेडिंग डाल दीजिए सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, तो देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। तो देखिए पहला रूल क्या है, पहला रूल बोल रहा है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट मतलब जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 to 1, ठीक है ना, 1 to 1 121 है ना। तो इसमें नॉन जीरो नंबर कितने हैं जी, 3 हैं।
तो मैं बोलूँगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो मैं बोलूँगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है ना, रूल 1 के हिसाब से मुझे पता चला कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ मान लो 542 बोलूँ, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो इसमें भी क्या है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है ना, 1215 बोलूँ तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो नंबर्स हैं। ओके, चलिए देखिए दूसरा रूल क्या बोल रहा है। दूसरा रूल बोल रहा है कि ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे ही मैंने बोला कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, तो हमारे दिमाग में खटका होगा कि क्या जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो नहीं। अगर जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी कैन से 101 लिखा हुआ है, 101। ठीक है, तो देखो 2 नॉन जीरो है तो ये तो 2 सिग्निफिकेंट है ही, और ये जीरो जो है ना 2 नॉन जीरो के बीच में आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए जी, तो इसमें हो गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। ठीक है ना, इसमें हो गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना, अगर मान लो मैंने बोला 14002, ठीक है, तो देखो नॉन जीरो नंबर तो 3 है, 142, 1 2 3। ठीक है ना, और ये जो दोनों जीरो है ना, ये दोनों के दोनों जीरो क्या हो गए, 2 नॉन जीरो के बीच में आ गए, 2 और 4 के बीच में आ गए। ठीक है, तो ये जीरो भी इस पर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया जी, इसमें सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है ना, तो ये रहा रूल नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसमें डेसिमल हो, ठीक है ना, देखिए पहले एग्जाम्पल देख लेते क्या है। बोल रहा है कि 0.002340 ऐसे है। ठीक है ना, ये कोई नंबर है। ठीक है, बोला कि ऐसा नंबर है जिसमें क्या है जी, डेसिमल है, तो इसमें डेसिमल है। तो बोला है कि इन अ नंबर विथ डेसिमल, ओके, 0 आफ्टर लास्ट नॉन जीरो, ये जो लास्ट नॉन जीरो, इस नंबर में लास्ट नॉन जीरो नंबर कौन है, ये 4 है। तो 0 आफ्टर लास्ट नॉन जीरो नंबर इज सिग्निफिकेंट। अगर इसके बाद 2 जीरो रहता, ठीक है, तो ये दोनों जीरो क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन बोला कि जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि ये तो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है ना, और ये जो जीरो है ना लास्ट नॉन जीरो के बाद आया है, तो ऐसा नहीं कि लास्ट नॉन जीरो के बाद है इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा। एक और कंडीशन क्या है कि डेसिमल वाला नंबर होना चाहिए। डेसिमल वाला नंबर रहेगा तो लास्ट नॉन जीरो वाला भी क्या हो जाएगा, लास्ट जीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 5 होंगे। ठीक है ना, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो मैंने लिखा 0.0030124000, ठीक है, ऐसे है। तो देखिए लास्ट नॉन जीरो ये है, इसके बाद जो जीरो आएगा ना वो सिग्निफिकेंट हो रहा है, मतलब ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। और ये तीनों क्या है, नॉन जीरो है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये नॉन जीरो नंबर है तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और ये जीरो रूल नंबर 2, अगर जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये तो नॉन जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। और ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर डेसिमल वाला कोई नंबर हो और जीरो फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जो होगा ना वो सिग्निफिकेंट वो नहीं होगा, ये नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट कितना, 7 हो गया। आई बात समझ में। रूल नंबर 3 देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 13.700, तो ये भी तो डेसिमल वाला है ना, तो इसमें कितना होगा सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ। तो देखो ये तो 3 क्या है, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट हो गया, और ये डेसिमल वाला नंबर है इसलिए बाद वाला जीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें हो गया 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना, तो ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है, बोला है कि देखो ये अभी जो 2-3 रूल आने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोला कि अगर बिना डेसिमल का कोई नंबर हो, जैसा कि मैंने बोला कि मान लो 43600 ऐसे कोई नंबर है, बोला कि विदाउट डेसिमल, नो डेसिमल इसमें। ठीक है ना, तो डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो जो है ना वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जो ट्रेलिंग जीरो होगा वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे जी, 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, ट्रेलिंग जीरो
है ना। कौन से नंबर में? विदाउट डेसिमल। हम कह सकते हैं कि इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है ना, जीरो आफ्टर लास्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। लेकिन वही अगर इसमें डेसिमल लगा रहा तो ये जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट। अभी देखिए नेक्स्ट जो इसका रूल है, नेक्स्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल बोला कि अगर कोई नंबर हो और वो नंबर क्या हो? विथ यूनिट हो, प्रॉपर यूनिट के साथ हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि 4000 ऐसे है, ठीक है ना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? अभी जो मैंने रूल देखा इसके पहले वाला, कितने सिग्निफिकेंट है? तो इसमें बोला कि ट्रेलिंग जीरो है ना जी, तो ट्रेलिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? एक होगा, एक ही होगा सिग्निफिकेंट। अच्छा जी, अभी बोल रहा है जो रूल नंबर कितना हो जाएगा? 5th नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जो 5th नंबर रूल बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है विथ प्रॉपर यूनिट, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया 4000 मीटर। अब देखो 4000 मीटर एग्जैक्टली इसने बोल दिया प्रॉपर यूनिट के साथ। तो जब प्रॉपर यूनिट किसी नंबर में लगा रहे तो उसमें सारे के सारे नंबर क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। मतलब ये भी क्या हो जाएगा जी? सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब डेसिमल में जो बात मैं कर रहा था विथ डेसिमल वाला, तो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो तो नॉट सिग्निफिकेंट होगा ही, आफ्टर लास्ट नॉन जीरो जो जीरो आएगा वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है ना। विदाउट डेसिमल ये वाला जीरो नॉट सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा अगर इसके साथ कुछ यूनिट लगा रहा है। जैसे 4000 मीटर मैंने बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो इसमें होंगे 4 होंगे, ठीक है ना। सिंपली अगर मैं बोलूँ 4000 विदाउट एनी यूनिट तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? एक ही होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक और रूल है। एक और रूल क्या है? नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल को पढ़िए अच्छे से ध्यान से, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि अगर कोई नंबर हो, ठीक है, और उसमें यहाँ पे डेसिमल लगा रहा है, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल लेके 4000 वाला, तो अगर डेसिमल लगा रहेगा ना तो इसमें भी तीनों के तीनों जीरो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको ये एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आ जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो 5600 डेसिमल दे दिया, ठीक है ना, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे जी? इसमें तो इसमें भी 4 हो जाएगा। ये तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे डेसिमल लगा रहे या फिर प्रॉपर यूनिट लगा रहे तो लास्ट वाले जीरो भी विदाउट, ये तो विदाउट डेसिमल वाला भी हो गया, इसमें तो खैर डेसिमल है, तो ये जीरो देखो ये डेसिमल है, लेकिन ये जो जीरो है ना दो नॉन जीरो के बीच में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें हम लोग डाउट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको रूल बता दिया कि अगर कोई नंबर है और बाद में क्या रहे? डेसिमल लगा रहे तो सारे के सारे जीरो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और नॉन जीरो नंबर है तो सिग्निफिकेंट है ही, तो इसमें 4 हो जाएगा। इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कितनी हो जाएगी जी? 4 हो जाएगी, ठीक है ना। देखो अब थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लो कि ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर ऐसे दिया हुआ है 1,000.3, ठीक है, .3 मतलब 0.3, 1000.3 दिया हुआ है। अब देखो इसमें कोई बोल रहा है कि इसमें आप 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप इसको राउंड ऑफ करो। हमें क्या करना? राउंड ऑफ करना। और राउंड ऑफ करने का रूल आपको पता होगा। राउंड ऑफ करने का रूल मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर में ही डाला है, वो आपको लिंक पे मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि आपको पता होगा राउंड ऑफ करने का रूल, अगर 5 से ज़्यादा होता है, अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना हो अगर 5 से ज़्यादा हो जाता है तो प्रीवियस डिजिट को क्या करते हैं जी? 1 ऐड कर देते हैं, 1 इंक्रीज कर देते हैं। और 5 से छोटा रहता है तो रिमेन्स अनचेंज हो जाता है, ठीक है ना। और 5 ही रहता है तो प्रीवियस डिजिट को क्या करते हैं? 1 से इंक्रीज कर देते हैं अगर प्रीवियस डिजिट क्या हो? ऑड हो। देखो एक एग्जांपल कर लो 135.621, इसमें अगर मान लो 2 को हटाना है तो 5 से छोटा है तो क्या आ जाएगा? 135.6 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है इसलिए प्रीवियस डिजिट को क्या करेंगे जी? प्रेसिडेंट डिजिट को क्या कर देंगे? रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 562,571 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। मान लो मुझे 7 को हटाना है तो 7 क्या है? 5 से बड़ा है, ठीक है। तो 5 से बड़ा है और मुझे यहाँ तक लिखना है नंबर, तो मैं लिख दूंगा 562.6 कर दूंगा, क्योंकि ये 7 क्या है? 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और रूल 2 में ये रूल 1 हो गया, अगर 5 से छोटा होगा तो रिमेन अनचेंज होगा, 5 से बड़ा होगा तो प्रेसिडेंट डिजिट को क्या कर देंगे? 1 से ऐड कर देते हैं। और अगर 1 3 4 5
452 ऐसे लिखा हुआ है और मुझे इसको हटाना है, यहाँ तक लिखना है। तो देखो अगर डिजिट को 5 छोटा रहेगा तो रिमेन अनचेंज हो जाएगा, 5 से बड़ा रहता है तो एक ऐड कर देते हैं। अगर 5 ही यहाँ पे हटाना है, यहाँ पे 5 ही हटाना है तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। अगर वो ऑड होगा, लेकिन यहाँ पे प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 4 है, ये क्या होता है, इवन है, तो रिमेन अनचेंज कर देंगे। अगर वही ये ऑड होता, मान लो ये ऐसा नंबर होता 134.352 ऐसे होता, ठीक है, और इसको हटाते तो इसके पहले वाला डिजिट क्या है, ऑड है, तो मैं लिख देता 134.4 लिख देते, ठीक है ना, अगर ये ऑड है तो ये रहा जस्ट फॉर रिवीजन, अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। खैर, तो मैंने बोला ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये था कि मुझे इसको राउंड ऑफ करना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक जी, तो क्या कितने तक करना है जी, 4 तक करना। आप बोलोगे सर ऐसा नंबर तो हमने देखा ही नहीं, डेसिमल ऐसे लिखा हुआ होता है, देखो अभी पता चल जाएगा। अगर मान लो हमें 4 तक क्या करना है जी, 4 तक हमें राउंड ऑफ करना है। इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है पहले ये बताओ, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं जी, तो ये 0 0 तो सिग्निफिकेंट हो ही जाएगा, ठीक है ना, दोनों 0 के बीच में आ रहा है, तो ये 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, हमें 4 तक इसको राउंड ऑफ करना है। मतलब मुझे क्या करना है, इस 3 को हटाना है। तो 3 को हटाना है तो आप सिंपल लिख दो, 3 को हटाना है तो क्या, ये 3 क्या है, 5 से छोटा है ना, तो 3 5 से छोटा है तो रिमेन अनचेंज हो जाएगा क्या, प्रीवियस डिजिट, ठीक है ना, तो प्रीवियस डिजिट 0 है, तो 1 0 0 0 और यहाँ पे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, अगर आप ये रूल नहीं जानते, जो लास्ट वाला रूल अभी मैंने बताया आपको डॉट वाला, ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो इसमें आप कितना बोलते सिग्निफिकेंट, एक ही बोलते। और आपको नहीं पता रहता और कोई बोलता कि इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखो, ठीक है, तो आप बोलते क्वेश्चन ही गलत है, ये तो है कि नहीं, आप बोलते कि क्वेश्चन ही गलत है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो 5 और ये हट जाएगा तो एक ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डेसिमल का यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे डेसिमल दोगे तो ये सारे के सारे 0 क्या हो जाते हैं जी, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आई बात समझ में ना, ये सारे। तो ये मैंने जो रूल बताया ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला कि ये सिंपल नंबर है तो इसमें 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर यूनिट लगा रहा है तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। डेसिमल लगा रहा है तो ये भी सारा का सारा ये 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और ये एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हम लोग का, ये रूल जो बोल रहा है कि अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में होगा, साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको यूनिट मेजरमेंट वाले लेक्चर मैंने बताया है, और पहले ही लेक्चर में बताया है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने वाला, ठीक है ना, लेक्चर 1 में यूनिट मेजरमेंट का लिंक में मिलेगा आपको। साइंटिफिक नोटेशन होता है a.b इंटू 10⁻n होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो सिग्निफिकेंट होगा सिर्फ ये वाला नंबर सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है ना। ये ना 10 सिग्निफिकेंट होगा नहीं n सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10⁻, अगर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा जी, सिर्फ 1.2 सिग्निफिकेंट होता है। ये पावर ऑफ 10 जो होता है ना, ये क्वांटिटी सिग्निफिकेंट नहीं होती है, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ यही सिग्निफिकेंट है। तो इस नंबर में अगर कोई बोले कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट का नंबर कितना होगा जी, 2 होगा, ठीक है ना। जब भी अब इसमें सारा रूल अप्लाई होगा, कोई टेंशन नहीं, इसमें सारा रूल अप्लाई होगा। 1.002 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। तो कितने सिग्निफिकेंट इस नंबर में होंगे, तो 2 3 4 हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है। और इस रूल के हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर को जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना चाहे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप 1100 है, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इसमें 2 ही है, क्योंकि ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा इसमें 2 होगा। अच्छा, इस 1100 पे यहाँ पे अगर डेसिमल बैठा दिए तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा जी, तो इसमें हो जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट 4, क्योंकि ये भी दोनों हो जाएगा। अगर मान लो हमें लिखना है इस डिजिट को, इस नंबर को हमें लिखना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो हम लोग लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, 1.10 इंटू 10⁻³ मैंने लिख दिया। क्या ये नंबर फिर से यही आ जाएगा, देख लो, नीचे में 100 हो गया, नीचे में 100 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10/2 हो जाएगा ना, 100 कैंसिल होगा तो, ठीक है ना। यहाँ भी 10 है तो क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये नंबर अभी भी यही बना हुआ है, लेकिन इसमें कितना था, 2 सिग्निफिकेंट था। लेकिन आप इसमें देखो तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने आ गए, ये पूरा सिग्निफिकेंट होगा तो 1 2 3 आ गए, ठीक है। तो इस रूल से, ये साइंटिफिक नोटेशन वाले रूल से हम लोग किसी भी नंबर को जितने सिग्निफिकेंट में लिखना चाहे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट था 2 और इसमें हो गया कितना, 3 हो गया, और वैल्यू अभी न्यूमेरिकली क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। तो ये भी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और रूल इंपॉर्टेंट है,
देखिए नेक्स्ट रूल देख लीजिए आप, इसको साथ साथ लिखते चलिए, मैं कभी कभी मिटा देता हूँ है ना, मैं बोलता नहीं कि पॉज करके लिख लो, आप लिखते चलिए एग्जाम्पल्स को, अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम्पल आप लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि एग्जैक्ट कोई नंबर होगा ना, कोई एग्जैक्ट नंबर होगा, ठीक है, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट के नंबर होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट जितने कितने होंगे, तो उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। एग्जैक्ट नंबर का मतलब ये होता है कि दिस रूल इज अप्लाइड फॉर द नंबर विच इज प्रॉपर डेफिनेशन। जैसे मान लो प्रॉपर डेफिनेशन का मतलब मैंने बोल दिया 1 मीटर, मैंने क्या बोला 1 मीटर मैंने बोल दिया। अब 1 मीटर का मतलब ये हो कि हमने एग्जैक्ट 1 मीटर मैंने बोल दिया। अब एग्जैक्ट 1 मीटर मैंने बोला तो ये तो भाई साहब प्रॉपर 1 मीटर हो गया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो इसको 1.0 मीटर भी बोलोगे, हम लोग मेजरमेंट नहीं कर रहे, हम लोगों ने क्या बोला डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज 1 मीटर, तो डेफिनेशन इज 1 मीटर, इसका वैल्यू क्या है 1 मीटर ही है, 1.0 मीटर। हमने तो प्रॉपर 1 बोल दिया ना, मतलब 1 पे स्केल के 1 पे कॉन्साइड कर रहा हो, हमने वो डेफिनेशन बोला है। तो डेफिनेशन बोला है तो डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि 1.0 मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर 1.00 मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर 1.000 मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर 1.00000000000 ऐसे मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन होगा तो ऐसे नंबर में क्या होंगे जी, मैंने 1 मीटर बोला, ठीक है ना, तो इसमें क्या होंगे जी इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट को हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। सारा रूल्स आप एक बार रिवाइंड करके एक बार बढ़िया से देख सकते हो, ऑन रूल्स को लिख के आप अच्छे से इसको रट सकते हो, आपको रटा हुआ होना चाहिए। मैंने सारा एग्जाम्पल के साथ भी आपको बताया मैंने, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या, बोला जी ये नंबर से बोला कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट रेस्पेक्टिवली क्या है। तो देखिए ये जो नंबर है ना, ये वाला अगर नंबर है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, ये तो डेसिमल के साथ है तो सारा जीरो, तो ये जीरो तो बीच में ही है, दो नॉन जीरो के बीच में, तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आप खुद से कर लो ना, आंसर लगा दो, एकदम आसान क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आता है, हर साल आना है एरर एनालिसिस से, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कितना होगा 2 2 4 1 5, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे जी 5 हो जाएंगे। इसमें कितना होगा, देखो ये डेसिमल वाला है, 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो, ठीक है ना। रूल नंबर 3, 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर अगर डेसिमल नंबर हो तो नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट होगा तो इसमें तो एक ही है, ठीक है। और इसमें तो साइंटिफिक रूल वाला आ गया, ठीक है ना। तो इसमें यही सिग्निफिकेंट होगा तो इसमें कितना होगा, इसमें 2 हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी 5 1 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। पहला रूल क्या होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होगा, और दूसरा रूल होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। चलिए पहला समझते हैं हम लोग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होगा। इसने बोला कि अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो उसका जो रिजल्ट होगा ना, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक होगा। मतलब अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो हमें क्या रिजल्ट देना है, जो मैंने आपको पहला जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो पहला जो एग्जांपल दिया था स्क्वायर वाला, अब उसी को हमने आंसर कैसे करना, अभी हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट का हमने कॉन्सेप्ट लिया। हम लोग देखेंगे रिजल्ट को कैसे एक्सप्रेस करना है। जैसे उसमें रिजल्ट जो 1.44 आ रहा था वही गलत रिजल्ट था, ठीक है ना। तो देखिए पहले हमारे पास रूल क्या है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी उसको एक्सप्रेस करना है मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो देखिए अगर मान लो कि 2.12 है, ठीक है ना, और 3.5 है, इसको क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करिए, तो 2 आ गया और 5 + 1 क्या हो गया 6 हो गया, और 3 + 2 5 हो गया, ठीक है डेसिमल। तो इसमें देखो ये कितने तक प्रिसाइज है, 2 तक है, और ये कितने तक प्रिसाइज है 1 तक है, ठीक है। तो सोचो ये हम ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है मेजर्ड वैल्यू, जिससे मान लो कोई क्वांटिटी ये ए है और ये कोई क्वांटिटी बी है और ये कोई क्वांटिटी सी है, मतलब हम लोग कह सकते हैं सी = a + b हमने किया, ठीक है ना। तो ए भी तो मेजर्ड वैल्यू और सी क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू है। हमें पता है कि जो सी है ना इनसे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है, फिर प्रिसाइज नहीं हो सकता, क्योंकि इनके ही हेल्प से आया है, ठीक है। तो ये बहुत होगा, तो बोला कि इस जो दोनों नंबर में जो डेसिमल प्लेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं ना उसके मिनिमम जितने, इसमें कितने इन्वॉल्व हुए जी 1 तक, इसमें 2 तक, तो मिनिमम क्या है 1 तक है ना। डेसिमल क्या है 1 ही तक है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट जो होना चाहिए ना 1 तक होना चाहिए। मतलब जो 5.62 आया ना सी का वैल्यू, ठीक है ना, इसमें हमें इतने ही तक देना है, मतलब इस 2 को उड़ाना है, 2 को राउंड ऑफ करना है। तो 2 को राउंड ऑफ करना तो 5 से छोटा है, जैसा मैंने आपको रूल बता दिया आपको। तो क्या होगा ये 5.6 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, जैसे मान लो कि एक नंबर है a = 5 है और b जो है ना 0.3 है, 0.3 है, ठीक है। और हमें a + b करना है। तो a + b करने के लिए आप 5 +
0.3 ऐड करो, ठीक है। तो 5 प्लस 0.3 करोगे तो कितना आएगा, 5.3 आएगा। अब इसमें देखो तो इसमें तो डेसिबल नहीं है एक तक भी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहीं तक करना होगा। इसमें तो एक तक प्रिसाइज कर दिया ना, इसमें तो प्रिसाइज ही नहीं है, डेसिमल तक है ही नहीं, ठीक है। तो हमें रिजल्ट क्या करना होगा, एक ही तक करना होगा। मतलब हमें क्या करना है जी, इस 3 को ही उड़ा देना है। तो 3 को उड़ाएंगे तो क्या आएगा, सिंपल 5 आएगा, क्योंकि ये 3 क्या है, 5 से छोटा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें 5 होगा, ठीक है ना। आपको अगर 3 नंबर भी करना, आप सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल लगाओगे, ठीक है ना। मान लो ऐसे है 215.112 6.01 और 12.2314 कर दो, ठीक है। अब इसको ऐड करो आप, ठीक है। तो 4 3 5 3 3 3 2 ऐसे होगा, ठीक है ना। 4 हो गया, ये 3 हो गया, 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, 5 6 11 11 12 13 हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, 1 1 2 1 3 2, तो इतना हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि हमें इसमें 3 तक प्रिसाइज है, इसमें 2 तक प्रिसाइज है, और इसमें कितने तक है, 4 तक प्रिसाइज है, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट कहाँ तक होना चाहिए, जिसमें मिनिमम नंबर तक प्रिसाइज है। तो मिनिमम नंबर तक प्रिसाइज 2 तक है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको उड़ा देना है, तो उड़ा दीजिए। तो उड़ा देंगे 3 को तो क्या आएगा रिजल्ट, 233.35, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें आंसर करना है। ये हुआ रूल किसका, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन भी करोगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल है अपना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से। अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते या फिर डिवाइड करते, तो ये बोला कि हमें रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है कहाँ तक जी, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पे। आपको बता दूं कि इसके पहले वाला जो रूल था एडिशन सब्ट्रैक्शन से, उसमें हम लोग रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं कहाँ तक, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक। मतलब नंबर्स में जितने भी, अगर एक नंबर में 3 सिग्निफिकेंट है, दूसरे नंबर में 4 सिग्निफिकेंट है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट जो होना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक देना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट तो हमें जानना पड़ेगा, इसलिए हमने सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ा। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि 1.3, ठीक है, और 1.2 को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हमने 1.2 और 1.3 को मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो जाएगा, 6 12 इंटू 3 36 36, ठीक है ना। और 12 इंटू 1 12 15, और तो ये कितना तक हो जाएगा, 1 2 यहाँ तक देना है, ठीक है। तो देखो ये रिजल्ट कितने तक प्रिसाइज आ गया, 2 तक आ गया, तो गलत है। अब इसमें कितने इसमें डेसिमल नहीं काउंट कर, इसमें क्या काउंट करना है आपको, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हमारा रिजल्ट भी कहाँ तक होना चाहिए जी, 2 तक होना चाहिए। मतलब इसको 2 तक, मतलब मुझे 6 को उड़ाना है, तो 6 को मतलब राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या लिख दो, 1.6 लिख दोगे, क्योंकि 6 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको स्क्वायर वाला क्वेश्चन कराया था, मैंने बोला था एग्जाम्पल में कि 1.2 इसका साइड लेंथ है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होता था, 1.44 था। अब बताओ मुझे रिजल्ट कहाँ तक देना है, 2 सिग्निफिकेंट तक देना है। 2 सिग्निफिकेंट तक देने का मतलब ये होगा कि यहाँ तक देना है, ठीक है। तो आप इसको उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1.4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा वाला में अगर मैं ऑप्शन बना दूँ कि ऐसे मैं दे दूँ, साइड लेंथ दे दूँ, ठीक है, और ऑप्शन ए रख दूँ 1.44, ठीक है ना। ऑप्शन बी रख दूँ 1.4, ऑप्शन सी रख दूँ 1.40, और ऑप्शन डी रख दूँ 1.400। आपको सारे के सारे आंसर क्या लगेंगे, एक जैसे लगेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑल ऑफ दिच, ठीक है, तो अगर आपने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, और तुरंत आपको क्या होगा, यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है ना। मैच करेगा, आप टिक करके निकल लोगे भाई साहब, ठीक है। अगर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं आता है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सिग्निफिकेंट नहीं आता है और ये आंसर देख के आपने बोला कि ऐसा क्वेश्चन क्यों किया, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं आता है फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो सोचोगे ना कि ये भी वैसा ही है, ये भी उतना ही वैल्यू, ये भी तकरीबन उतना ही वैल्यू है। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ये तीनों वैल्यू में आप डिफरेंस समझते हो ना, ये तीनों तो एक ही जैसा है, तो इसलिए आप ऑप्शन क्या कर दोगे, डी कर दोगे। तो भी आंसर क्या होगा, गलत होगा। उसने आपसे मल्टीप्लिकेशन और ये वैल्यूज़ की जानकारी नहीं पूछा, वो आपसे पूछना चाहा है क्या आपको सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट आता है। तो आप बोलोगे हाँ आता है, तो आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, राइट।
बी आंसर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? तो चलिए इसी से रिलेटेड जो हमने आपको बताया कि जेई में क्वेश्चन किया, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। इस जेई में क्या किया, इसमें लिखा कि साइड लेंथ क्या है 1.2 है, और इसने बोला कि क्यूब का साइड लेंथ है और इसका क्या होगा जी, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, ए क्यूब करना है, मतलब यू हैव टू डू 1.2 क्यूब, है ना। तो 1.2 क्यूब करोगे तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करना है, आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.44 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो 1.2 से, ठीक है। तो 12 इंटू 4 48 हो जाएगा, 48 8, और 12 इंटू 4 48 हो गया, 48 और 4 52 हो गया, और 12 एक 12, और 12 5 17। वाह 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 वाह, 1 2 3 1 2 3, मतलब ये हमारा मीटर क्यूब जो भी है, मतलब ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये बताओ इसमें जो ये मेजर्ड वैल्यू था साइड लेंथ, ये तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2 ही है ना, तो इसमें मुझे आंसर भी कितना करना पड़ेगा, 2 ही तक करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा जी, यहाँ पे इसको उड़ाना होगा, तो क्या होगा आंसर 1.7 होगा, ठीक है ना। देख लो आंसर क्या हो गया। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन एरर एनालिसिस से करने वाले हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस करेंगे, अपने अपने सिग्निफिकेंट का देखा सारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए प्रीवियस ईयर वाला कुछ क्वेश्चंस करेंगे एरर एनालिसिस से। मैंने डेटा लिख लिया, देखिए क्वेश्चन ये है। तो इसमें बोला है कि एक वायर है, वायर का लेंथ इतना दिया हुआ है, वायर का लेंथ ये दिया हुआ है, उसका रेडियस इतना दिया हुआ है, और मास है। अब देखो वायर में रेडियस का मतलब क्या हो, वायर तो भाई साहब कैसा है, इसका मतलब सिलेंड्रिकल है, ऐसा है, ऐसा है वायर, ठीक है। तो इसके ये जो है ना, इसका रेडियस ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये लेंथ एल दिया हुआ, और इसका मास दिया हुआ है। तो बोला है कि डेंसिटी में परसेंटेज एरर क्या होगा। डेफिनेटली डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी जो होगा वायर का, मास बाई वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं मास बाई पाई आर स्क्वायर एल कह सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इसका सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एल होगा, एरिया इंटू क्या लेंथ, ठीक है। तो ये मेजर्ड वैल्यू है, एम आर और एल क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। अब मेजर्ड वैल्यू एल है तो इसमें इतना एरर है, आर में इतना एरर है, एम में इतना एरर है, तो डेफिनेटली डेंसिटी में भी एरर होगा। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितना होगा वही बताना है। तो हमने आपको बताया है कि इसमें कैसे लिखते हैं हम लोग। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा डेंसिटी बाई डेल्टा रो बाई रो लिख दिया, इंटू 100 अगर मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो ये क्या निकल जाएगा जी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकल जाएगा। हमने बताया आपको कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव एरर बोलते हैं, और रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है जी, परसेंटेज एरर मिलता है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, मैंने बोला है कि इसका जो पावर होता है ना मल्टीप्लाई कर देते, एम का पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू डेल्टा एम बाई एम कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने प्लस कर दिया, अब आर का पावर क्या है जी, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर कर दिया, ठीक है, प्लस 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल कर दिया, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे के पूरे में आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने तो इसी को बताया था ना इतना। अब 100 इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब हम लोग के लिए आसान बात हो गया, अब आप पुट करो और आंसर लेके आ जाओ। देख लो आप ऐसा करो, कोई भी क्वेश्चन देता हो ना तो पॉज करो और कर लो, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है कि जो भी क्वेश्चन अभी दूंगा ना वो सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। देखो मैं करता हूँ, 1 इंटू डेल्टा एम कितना है, 0.003, ये है डेल्टा एम, बाई मास कितना है 0.3 है। ऐसे करता हूँ, 100 को भी इधर लिख लेता हूँ, तो 100 हो गया, और इसका डेसिमल भी हटा देता हूँ, नीचे हो गया 1000, और ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे एक 0 चला गया, चलो, प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.005 डिवाइडेड बाई आर कितना है तो 0.5 है, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे में कितना है 1000 आ जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो अभी चला गया तो 0 हो गया, चलो, प्लस 1 इंटू डेल्टा एल कितना है जी 0.06 है, 0.06 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 किया, और नीचे में ये डेसिमल हटाया तो 100 आ गया, हो गया अपना काम। तो ठीक है, तो देखो 1000 कैंसिल हुआ, ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1000 कैंसिल हुआ, 5 कैंसिल हुआ, और ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हुआ जी 2 हुआ, प्लस वहाँ पे कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है ना। तो आंसर कितना अपना हो गया जी 4% हो गया, ठीक है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, देख लो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से लल्लू लल्लू क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है एरर से रिलेटेड तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस आप अपने दम पे कर सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप ये तो क्वेश्चन खुद से भी कर लिए होगे। ठीक है ना, तो चलो अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लो इसको। तो हमने जेई मेन का लेटेस्ट क्वेश्चन लिया है, आप इस क्वेश्चन को खुद से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम मस्त तरीके से पॉज करिए और क्वेश्चन को करिए। आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा, और आ जाएगा तो अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए करिए, मैं भी इधर करता हूँ। देखिए कर लिए। तो बोला है कि जब क्यूब दिया है ना, क्वेश्चन में क्या दिया, क्यूब दिया, क्यूब के मास को मेजर किया गया तो उसमें कितना का एरर आया जी, 1.5% का एरर आया। और लेंथ को जब मेजर किया गया तो उसमें 1% का एरर आया। तो क्यूब तो कुछ यूं ही इस तरह का होगा, ऐसा होगा। ठीक है ना, अब देखो इसका अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, एल क्यूब लिख सकता हूँ, डेफिनेटली क्यूब वॉल्यूम लिखूंगा, क्योंकि ये क्या बोला है जी, डेंसिटी में परसेंटेज एरर इसने पूछा है। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर पूछा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि m/l³, है ना। ठीक है, तो अब हमें इस फॉर्मेट से ये वाला लिखने आता है। इसमें ऐसा करता हूँ 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बदल जाएगा, है ना। ये रिलेटिव एरर इंटू 100 मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज एरर बन गया ये तो। और उसके बाद इसको क्या लिखना है जी, m का पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा m/m लिख दिया, और यहीं पे 100 भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बुराई नहीं है। और लेंथ का पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा l/l कर दिया, और यहीं पर 100 भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी हो गया। क्या मैं इसको 1 इंटू परसेंटेज एरर इन m कह सकता हूँ, क्योंकि ये क्या होगा, डेल्टा m/m इंटू 100 परसेंटेज एरर इन m होगा, और यहाँ पे 3 इंटू परसेंटेज एरर इन क्या होगा, l होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 1 इंटू m, m में कितना है जी, 1.5 का है, प्लस 3 इंटू l, तो कितना हो गया ये, 3 इंटू 1, l में कितना परसेंटेज है, 1 है, तो क्या हो गया जी 1.5 प्लस 3, तो कितना आ गया ये 4.5% का एरर आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं, बारंबार आए हैं और आते ही रहेंगे। और वो क्वेश्चन है एरर निकालने के लिए टाइम पीरियड में या फिर जी में। ठीक है ना, ये बोला है कि स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जी, और जी के वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, 4π² l/t²। द एरर इन लेंथ l इज डेल्टा l एंड इन टाइम t इज डेल्टा t, मतलब लेंथ l में डेल्टा l को एरर दिखा रहा है और t में डेल्टा t इज एरर होगा। और n कहा गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स द रीडिंग इज टेकन, द मेजरमेंट ऑफ g इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर। ठीक है ना, एक स्टूडेंट है पहली बार में डेल्टा l जो लेंथ यूज़ करता है उसमें एरर इतने का आता है और डेल्टा टी में इतने का एरर आता है, और 10 बार ऑब्जर्वेशंस लेता है। दूसरी बार में ये लेता है, तीसरी बार में ये लेता है, और चौथी बार में ये लेता है। ठीक है, तो बोला कि कौन से, ए ऑप्शन है कि बी है कि सी है कि डी है, कौन से टाइम में जब लिया तो उसका मोस्ट एक्यूरेट आया जी का वैल्यू। ठीक है ना, अब देखो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आसान है, बहुत ही आसान है, आपको आंसर भी आ गया होगा, आप आंसर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना टाइम पीरियड वाला बार बार आता है। ये जो सिंपल पेंडुलम का हम लोग जो टाइम पीरियड लिखते हैं t = 2π√l/g जो लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ से बार बार आता है। ठीक है ना, तो अगर आपको यहाँ से अगर आपको लिखना होगा डेल्टा t/t इंटू 100, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू डेल्टा l/l इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा g/g। ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये जनरल बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो मैं परसेंटेज एरर इन t लिख सकता हूँ 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन l लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन g लिख सकता हूँ। तो ये इससे क्या निकलेगा जी, जब हमें परसेंटेज एरर इन t निकालना होगा। ठीक है, लेकिन वही इसमें तो बोला कि परसेंटेज एरर इन g अगर निकालना है, या फिर इसमें तो बोला है कि जी के वैल्यू एक्यूरेट कब आएगा, एक्यूरेट मतलब मिनिमम एरर आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग जी लिख लेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये t² हो गया, यहाँ पे रूट हट गया तो t² नीचे आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ये तो 4π² हो जाएगा, 4π² l/t²। अब यहाँ पे आप सिंपली परसेंटेज एरर इन अगर जी लिखना है आपको तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, और 1 इंटू परसेंटेज एरर इन l लिख सकते हैं,
प्लस और 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, अब ये तो ऐसे ही आता है, अगर इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कह सकते हैं। ठीक है ना, बोला है कि जी में मोस्ट एक्यूरेट आने का मतलब ये हुआ कि उसमें एरर क्या हो, मिनिमम एरर हो। तो ये जी परसेंटेज एरर है ना, तो ये मिनिमम होना है, तो मिनिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा जी, डेल्टा एल भी मिनिमम होना पड़ेगा और डेल्टा टी भी मिनिमम होना पड़ेगा। मतलब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी लेंथ यूज़ कर रहे हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए जो एरर आएगा और चाहे टाइम को मेजर करने के लिए जो एरर आएगा, इसी के कारण तो जी में एरर आएगा, एल में एरर होगा, टी में एरर होगा, इसलिए जी में एरर होगा। जैसे हमने पढ़ा कि कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर तब आता है जब मेजर्ड वैल्यू में एरर रहता है। तो सोचो मेजर्ड वैल्यू में एरर बहुत ज़्यादा रहेगा तो कैलकुलेटेड वैल्यू में भी एरर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू में एरर अगर मिनिमम होता है, कम होता है, तो इसमें भी क्या होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर भी मिनिमम होगा। ठीक है ना, कम होगा। ओके, तो आप तो इस ऑप्शन से देख सकते हैं, देखो इसमें क्या है, 5 है, 5 है, 5 है, 1 है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि डी ऑप्शन में एल का वैल्यू तो कम लिया है। चलो ठीक है, डेल्टा टी का देखें तो इसमें 0.2 है, इसमें 0.2 है, इसमें 0.1 है, इसमें 0.1 है। ठीक है, तो इसमें 0.1 इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 0.1 है, इसमें 5 है, 0.1 है, तो इसमें एल का एरर ज़्यादा हो गया। तो इन दोनों में क्या है, डेल्टा एल और डेल्टा टी दोनों में क्या है जी, कम है। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा कि ऑप्शन डी ही करेक्ट है, इसको बिना देखे। ठीक है ना, अच्छा, और इसको अगर देखना है ना तो इसको मत देखो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने तो आपको ये भी बताया है कि अगर एरर कम चाहिए हमें, ठीक है, हम चाहते हैं कि एरर कम हो, एरर मिनिमम हो, और हमारे कैलकुलेशन में, हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर क्या मिनिमम हो, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब ज़्यादा होगा तो एरर क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, यहाँ पे 10 बार लिया, इस बार 20 बार लिया, यहाँ पे 10 बार लिया, यहाँ पे 50 बार लिया है। एक तो 50 बार लिया है और ऊपर से क्या है, कम है, एरर भी क्या है, मेजर्ड वैल्यू में कम है, 0.1 और mm है, 1 mm है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी ही होगा। ठीक है ना, तो ये टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस बार बार आते हैं, और ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है जेई एडवांस में आया हुआ है, जेई एडवांस 2006 में आया था। ठीक है, उस टाइम आईआईटी जेई कहलाता था एग्जाम का नाम, एडवांस नहीं कहलाता था। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग जेई एडवांस अब बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना बार बार आता है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। और इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि हम लोग आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे बढ़िया से। देखिए इसमें हमारा जो फॉर्मूला है t = 2π√L/g है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं टाइम पीरियड के क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, तो अगर हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट से करेंगे, निकालेंगे टी का वैल्यू, ठीक है, या फिर हम जी का वैल्यू, ज़्यादातर क्या आता है जी निकालने के लिए, तो 4π² × L/t² लिख दिया। मेरा की फॉर्मूला ये है। ठीक है ना, इसी फॉर्मूला से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंथ को भी मेजर करना पड़ेगा और टाइम पीरियड को भी मेजर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं और उसको ऑसिलेशन कराते हैं, ऐसे ऑसिलेशन कराएंगे। ये सिंपल पेंडुलम होता है, ऐसे ऑसिलेशन कराएंगे। ठीक है ना, अब ऐसे ऑसिलेशन कराएंगे तो हम लोग क्या करते हैं ना कि देखो, अब एक ऑसिलेशन का टाइम हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। देखिए यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ आया, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ आया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। देखो यहाँ से 1 2 3 ऐसे हो रहा है। ठीक है ना, बार बार ऐसे हो रहा है ना, जैसे यहाँ से गया 1, अब यहाँ से रिपीट करेगा 2 3 4, है ना, फिर यहाँ से रिपीट करेगा, फिर ऐसे। तो एक ऑसिलेशन हम लोग इसमें कैलकुलेट नहीं करते। इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या करते हैं ना कि हम लोग बहुत सारे 10 ऑसिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 ऐसे 10 ऑसिलेशन कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं कि 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे। कैपिटल टी क्या होता है, अगर मान लो कि n ऑसिलेशन हमने लिया तो n ऑसिलेशन में टाइम लगा t, तो हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे क्या, t/n लिख देंगे। ठीक है ना, टाइम पीरियड क्या लिख देंगे, t/n लिख देंगे। t इज़ टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम हमने कैलकुलेट किया हमने स्टॉप वॉच से। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया, उसको ऑन किया और वहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब मैं उसका क्या कर रहा हूँ ना, ऑसिलेशन काउंट कर रहा है। जैसे 10 स्टॉप वॉच बंद किया, ठीक है ना, तो उसमें क्या, मान लो कि ये 10 बार हुआ तो n का वैल्यू 10 है। और कितना टाइम लिया जी, ये
तो मान लो इसको जो 10 ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा है वो टाइम मान लो आपको 50 सेकेंड लगा है, ठीक है ना। मतलब n का वैल्यू कितना है 10 है और t का वैल्यू कितना है 50 है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा 50/10, ठीक है ना। मतलब 5 सेकेंड हुआ, टाइम पीरियड तो 5 सेकेंड हुआ, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड इसके लिए क्या होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू होगा। टाइम पीरियड क्या होगा जी, कैलकुलेटेड वैल्यू होगा। और ये स्मॉल टी क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू। हमने स्मॉल टी क्या किया, मेजर किया ना कि 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, तो स्मॉल टी क्या हुआ, मेजर्ड वैल्यू हुआ, ठीक है। और टी क्या हुआ, कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, ठीक है ना। टी कैलकुलेटेड वैल्यू होगा। तो इसमें देखने से क्या लगता है, कभी कभी क्या देता है कि बोलेगा कि 10 ऑसिलेशन के लिए, ठीक है ना, 50 सेकेंड लग रहा है, तो 50 सेकेंड से हम लोग टाइम पीरियड तो निकाल लेते हैं, और 10 ऑसिलेशन में जो एरर आता है, ठीक है ना, इसमें जो एरर आएगा हम लोग कैपिटल टी का एरर मान लेते हैं। क्या डेल्टा टी और डेल्टा टी, डेल्टा स्मॉल टी और डेल्टा कैपिटल टी क्या सेम होगा क्या, बिल्कुल सेम नहीं है। मतलब इसका मीनिंग भले न्यूमेरिकली बाद में हम देखेंगे न्यूमेरिकली सेम आ जाए, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। हम लोग बोल रहे हैं कि डेल्टा टी मतलब टी में एरर होने के कारण कैपिटल टी में एरर आएगा। तो टी इस टी में कितना एरर होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें टी में एरर उतना ही आ जाए। मतलब हम लोग अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें तो दोनों क्या है, सेम नहीं। दिस इज एरर इन टाइम पीरियड एंड दिस इज एरर इन टाइम, जो हमने कैलकुलेट किया, स्टॉप वॉच का एरर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जिस घड़ी से हम लोग मेजर कर रहे हो टोटल टाइम, उसमें कितना एरर है वो टाइम ये है, वो एरर ये है, क्योंकि जिस घड़ी से मेजर कर रहा था वो कौन सा टाइम था जी, स्मॉल टी था, तो स्मॉल टी में ही तो उस घड़ी का एरर आएगा ना, तो ये आया। अब इसके हेल्प से हम लोग ये निकालते हैं, तब जाके यहाँ पे रखते हैं, तो कैपिटल डेल्टा टी आता है, ठीक है ना। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे करीब 4 से 5 बार क्वेश्चन आया है और आते ही रहते हैं, ठीक है ना। देखो अगर हम इसको लिखना चाहे, इसमें अगर एरर निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एन क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। इस कॉन्स्टेंट को इग्नोर करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट ने यहाँ भी लगा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई स्मॉल टी। दिस इज टाइम एंड दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज एरर इन टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, एंड दिस इज एरर इन टाइम पीरियड, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। अब देखो जैसे ही हमारा टी आ जाएगा ना, तो जैसे ही टी आएगा हमारा, इसको मिटा दो, जैसे ही हमारा टी आएगा तो हम लोग अब जी को लिख सकते हैं क्या, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर और ये एन स्क्वायर हो जाएगा, एल बाई टी स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट हो गया, एन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अब हमें लिखना है अगर डेल्टा जी बाई जी ना, तो मैं लिख सकता हूँ, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी लिख सकते हैं। इसको मॉडुलस ले लो और पूरे में 100 मल्टीप्लाई करो, तो हालांकि परसेंटेज रहेगा, उससे हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये हमें लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगर कैपिटल टी में एरर दिया हुआ, कैपिटल टी में अगर एरर दिया हुआ रहेगा, इसी टी में एरर दिया रहेगा, मतलब यही दिया रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी बाई जी। हम लोग को अब इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं। एक वैसे लिख लो पहले, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा जी बाई जी क्या लिख देंगे, 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, ठीक है ना। 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल और 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। तो देखो दोनों इक्वेशन क्या है, अलग अलग है। इसमें हमें रखना है स्टॉप वॉच का एरर और इसमें रखना है टाइम पीरियड का एरर, ठीक है ना। हालांकि हमें ये भी पता है कि डेल्टा टी बाई टी और डेल्टा टी बाई टी दोनों का न्यूमेरिकली क्या है, सेम है, दोनों न्यूमेरिकली क्या है, सेम है। तो आप कुछ भी करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ये दिया हुआ है और आप ये यूज़ करो, मान लो आपका स्टॉप वॉच का टाइम एरर दिया हुआ है, स्टॉप वॉच का एरर दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, और आप फॉर्मूला इसको नहीं यूज़ करके इसको यूज़ करो, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। और स्टॉप वॉच का एरर दिया हुआ है, वो सारा टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम एन ऑसिलेशंस दिया हुआ है, स्टॉप वॉच का एरर दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट यूज़ करो तो आपको डायरेक्ट इसमें पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। और स्टॉप वॉच का एरर दिया हुआ है, इसको यूज़ करोगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद डेल्टा टी बाई टी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसमें पुट करेंगे।
मेरी बात क्लियर है? तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन करके फिर हम लोग क्लियर हो जाएगा कि एक कॉन्सेप्ट का क्या यूज है, और इस पर हम लोग को बार बार क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम अभी करते हैं, ठीक है ना? लिख लीजिए आप इसको। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले लिया है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? और इसी कॉन्सेप्ट पे टाइम पीरियड वाले पे, तो इसने बोला है कि एक स्टूडेंट है जो लेंथ यूज़ करता है 1 मीटर क्या करने के लिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मेजर करना चाहता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर रहा है इस सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करके 2π√L/g जो होता है, ठीक है ना, यहाँ से। तो उसके लिए क्या यूज़ करता है जी? लेंथ 1 मीटर यूज़ करता है। मतलब क्या लेंथ को उसने कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में लेंथ को कैलकुलेशन नहीं दिखाया। क्वेश्चन में क्या बोला कि ही इज़ यूजिंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम 1 मीटर, मतलब ऑलरेडी वो 1 मीटर का यूज़ कर रहा है, पहले से उसको दिया गया 1 मीटर, तो उसमें उसको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। इट मीन्स देयर विल बी नो एरर इन कैलकुलेशन ऑफ लेंथ, ठीक है? तो डायरेक्ट हमें एल का वैल्यू है 1 मीटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके। हालांकि हमें जी निकालना, तो जी का हमें लिखना चाहिए 4π² L/t², ठीक है? ये मैंने लिखा, ओके। उसके बाद बोल रहा है कि लिस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच 1 सेकेंड है, मतलब लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 1 सेकेंड है, तो ये कैपिटल डेल्टा टी है या फिर स्मॉल डेल्टा टी है? जो हमने लिखा था डेल्टा स्मॉल टी और डेल्टा कैपिटल टी, तो ये वाला तो डेल्टा स्मॉल टी है ना जी, वो 1 सेकेंड है। इसने ये नहीं बोला कि एरर इन टाइम विल बी 1 सेकेंड, हमने पहले भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ठीक है, कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना दे सकता है, तो उसके लिस्ट काउंट जितना होगा उतना दे सकता है। अदरवाइज ये लिखता कि टाइम पीरियड में इतना एरर, सॉरी टाइम में इतना एरर आ सकता है, ठीक है ना? ये ऑलरेडी दिया कि लिस्ट काउंट इसका इतना, मतलब हम लोग को सोचना है कि लिस्ट काउंट है ना तो उतना एरर आएगा। हल नहीं तो अदरवाइज क्या देता है, इसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस किए, लेंथ का ही वैल्यू लिखा था 6 + -0.06 लिखा था, इसका तो उसने बोला है कि लेंथ में इतना का एरर आएगा, ठीक है ना? अगर मैं बोलता है कि लेंथ में जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे, जो स्केल मेजर कर रहे हैं, उसका जो लिस्ट काउंट है 1 mm है, तो हम डायरेक्ट यूज करते क्या कि वो एरर है, जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन इसका करा था, ठीक है ना? तो अगर लिस्ट काउंट दिया रहे या फिर एरर दिया रहे, बात बराबर। लिस्ट काउंट दिया है इसका मतलब वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर उसमें दे दिया, और लिस्ट काउंट किसका दिया जाए? स्टॉप वॉच का। क्या स्टॉप वॉच टाइम पीरियड बताएगा या फिर टोटल टाइम बताएगा, ठीक है ना? देखो इसके क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि इसने 20 ऑसिलेशंस लिया है, और 20 ऑसिलेशंस, सॉरी यहाँ पे 20 ऑसिलेशन है, मैंने डेटा लिख लिया पहले, 20 ऑसिलेशंस लिया है, और 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम कितना लगता है जी? 40 सेकंड। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमने एग्जांपल क्या दिया था जी? 10 ऑसिलेशंस में हमने एग्जांपल लिया था कि 50 सेकंड लगा है, वो 10 हमारे को नशा चढ़ गया था, इसलिए मैंने यहाँ 10 लिख दिया था, ठीक है? खैर, तो इसने क्या बोला कि 20 ऑसिलेशंस काउंट करता है, ऐसे देख के 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर रहा है, ठीक है ना? तो उसने काउंट किया 20 ऑसिलेशन में स्टॉप वॉच को से स्टॉप किया, ठीक है ना? और देखा टाइम तो कितना हो रहा था जी? 40 सेकंड हो रहा था, ठीक है? तो ये जो 40 सेकंड दिया है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी थोड़ी है, तो टोटल टाइम है ना जी, और ये क्या है जी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल टी निकाल सकते हो, T/n करके, T/n करके, हम लोग को पता है 40/20, ये कितना हो जाएगा जी? 2 सेकंड हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड जो आएगा उसका 2 सेकंड आएगा। तो टाइम पीरियड तो 2 सेकंड आएगा, लेकिन उसमें एरर कितने होगा वो पूछा है। इस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में बोला है कि डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, और आगे के 2 ऑप्शन में क्या बोला है जी? परसेंटेज एरर इन जी कितना है, टाइम पीरियड में कितने का एरर आएगा और जी में कितने % का एरर आएगा। तो मैंने दोनों का लिख लिया, टी का भी वैल्यू लिख लिया, जी में भी लिख दिया, ठीक है? हालांकि टाइम पीरियड का एरर तो हमें ऐसी से आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। टी इक्वस टू T/n लिखा मैंने, डेल्टा T/t लिख दिया, इक्वस टू डेल्टा T/t लिख सकते हैं, सिंपल, ये तो n कॉन्स्टेंट है, ठीक है? तो डेल्टा टी अगर निकालना है हमें, तो डेल्टा T/t इंटू कैपिटल टी कर सकते हैं। अब देखो तो डेल्टा टी क्या है? 1 है, स्टॉप वॉच का एरर है, और टोटल टाइम कितना है? 40 है, ठीक है? इंटू टोटल टाइम तो 40 है, इंटू 2 कर दिया, ठीक है? तो ये 2 टाइम्स में कैसे, तो 1/20 हो गया ना जी, कितना आ गया? 0.05 आया। दिस इज एरर इन टाइम पीरियड। हम कह सकते हैं इसका टाइम पीरियड जो होगा ना 2 सेकेंड का होगा, लेकिन एरर जो होगा टाइम पीरियड में 0.05 सेकेंड का होगा, ठीक है ना? ये एरर होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा टी एंड, सॉरी, डेल्टा स्मॉल टी एंड डेल्टा कैपिटल टी। देखा, डेल्टा स्मॉल टी में एरर कितने का है? 1 सेकेंड का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? और डेल्टा कैपिटल टी में एरर कितने का है? 0.05 सेकेंड। दोनों में कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि ये रिलेटिव एरर है, ये वाला क्या रिलेटिव एरर है? रिलेटिव एरर इन टाइम पीरियड और रिलेटिव एरर इन टाइम। तो रिलेटिव एरर विल बी सेम न्यूमेरिकली, बट बोथ आर
कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एरर का बात करें, सिंपल एरर का बात करें, तो एरर अलग अलग हो, एरर में अगर बात करेंगे ना, ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी, तो दोनों कॉन्सेप्चुअली भी यहाँ पे अलग है और दोनों का दोनों न्यूमेरिकली भी अलग है। ये वाला वैल्यू 1 सेकंड और ये वाला वैल्यू 0.05 सेकंड है। रिलेटिव एरर क्या होगा, न्यूमेरिकली और कॉन्सेप्चुअली दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने डेल्टा टी के वैल्यू अभी निकाला। अब चलो जी का बात करते हैं। तो जी का अगर बात करेंगे हम लोग, तो जी के लिए आप लिख दो, फॉर्मूला लिख दो फटाक से। जी के लिए लिखोगे, कैसे लिखोगे जी बताओ। तो परसेंटेज एरर इन जी लिखना अगर हमको, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाएंगे हम, ठीक है। और एल में तो कांस्टेंट ले लिया, इस एल को तो मेजरमेंट नहीं कर रहा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। एल 1 मीटर है, ठीक है ना, इस डायरेक्ट लिख दिया। एल मेजर नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई एरर नहीं आएगा, इसलिए एल को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे एल का वैल्यू 1 मीटर रख देंगे, तो ये आ गया 1 मीटर, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ भी बोल रहे हैं कि एन कांस्टेंट है, क्योंकि एन को हमने 20 सेकंड का 20 नंबर्स काउंट किया, नंबर्स में कोई एरर नहीं आएगा। 20 नंबर्स है भाई साहब, ऐसा थोड़ी है कि 2.5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। वो 20 ऑसिलेशन से 20 ऑसिलेशन उसने काउंट किया, टाइम में एरर आ सकता है। तो यहाँ पे लेंथ को काउंट नहीं किया है, लेंथ डायरेक्ट 1 मीटर यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। मार्केट से लाया होगा 1 मीटर का पेंडुलम और लेके यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये क्या है, ये तो भाई साहब कांस्टेंट हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, अब तो हमारे पास डेल्टा टी का भी वैल्यू है और कैपिटल टी का भी वैल्यू है, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, डेल्टा टी बाई टी को तो ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये भी लिख दीजिए। ये भी लिखने से वही आंसर आएगा, चाहिए लिखोगे तो भी आंसर वही आएगा। चलो चेक ही कर लो ना, 0.05 बाई कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कितना है जी, टाइम पीरियड इसका 2 है इंटू 100, ठीक है। 2 ने 2 को मार डाला, यहाँ पे 100 आगे पॉइंट हटा तो, ठीक है, 100 कैंसिल हो गया। तो परसेंटेज एरर इन जी जो होगा ना 5% हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने यूज़ किया, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम लोग इसी फॉर्मूला को मैं मिटा दूँ, उधर जगह नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। इतना क्या सोचना है, लिखते जाओ। देखो परसेंटेज एरर इन अगर जी लिखना है ना, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं जी, 2 इंटू डेल्टा टी बाई, हमारा टी आया है। मैं चाहता हूँ कि डेल्टा टी बाई टी जो होता है ना, डेल्टा टी बाई टी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू, जस्ट आपको मैं पीएचडी करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि यहाँ लिखेंगे, इस क्वांटिटी को लिखेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू व्हाट इज़ द एरर इन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में एरर कितना है, 1 है, ठीक है ना। और टोटल टाइम कितना है जी, 40 सेकेंड है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखूँगा, 40 सेकेंड रखूँगा। तो देखो फिर से वही आया, और यहाँ पे कितना आ गया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया जी यहाँ पे, तो यहाँ भी एरर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसी पे बेस्ट पे हम लोग टाइम पीरियड का भी रिलेटेड जो क्वेश्चन और है उसको भी हम लोग करते हैं, और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, और आपको बनना चाहिए, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन लिखिए फटाक से। तो देखिए ये है जेई मेन के क्वेश्चन से। मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन जो लिया था जेई एडवांस के क्वेश्चन था, उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट था, ए और सी करेक्ट था, ठीक है ना। इसमें ओनली 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन लिया है मैंने। और देखिए इसमें भी ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऐसा दे दिया भाई साहब 2 पाई रूट एल बाई जी दे दिया, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ को इस बार क्या किया, इसने मेजर किया है। देखो लास्ट क्वेश्चन में लेंथ को मेजर नहीं किया था, मैंने जो क्वेश्चन लिया था 1 मीटर दिया हुआ था ना, उसमें मेजर नहीं किया था लेंथ को, ठीक है ना। इसमें मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ दे दिया, तो देखो इसको दे दिया 20.0 सेंटीमीटर, देख रहे हो ना। और जिससे मेजर किया है उसमें एक्यूरेसी कितने का है, 1 mm का है, मतलब 1 mm तक ज़्यादा कम हो सकता है, मतलब डेल्टा एल दे दिया कितना, 1 mm दे दिया, एरर इन लेंथ दे दिया। उसके बाद बोला कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड। मतलब जो टाइम लिया ना टोटल 90 सेकेंड लिया, किस बात का भाई साहब, 100 ऑसिलेशंस का, मतलब एन ले लिया 100। देख रहे हो ना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया टी इक्वल्स टू स्मॉल टी बाई एन, उसी पे सारा का सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सब आया हुआ क्वेश्चन है। तो बोला कि इसमें जो रिस्ट वॉच है
उसमें जो एरर आ सकता है 1 सेकेंड का आ सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रिजोल्यूशन को हम लोग लिस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है ना। रिजोल्यूशन को हम लोग लिस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन दिया रहेगा तो भी हम लोग बोलेंगे वो लिस्ट काउंट है, और उसमें एरर है तो एरर क्या, कैपिटल डेल्टा कैपिटल टी की डेल्टा स्मॉल टी है, और ये कितना है जी 1 सेकेंड है, ठीक है। अब बोला कि द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जी का वैल्यू निकालना है तो हमें पता है जी क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर लिख दो 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर आप लिख सकते हो जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई स्मॉल टी बाई एन का स्क्वायर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो पसंद है वो लिख सकते हो। देखो मुझे मान लो ये पसंद है, क्यों स्मॉल टी इसलिए पसंद है क्योंकि स्मॉल टी का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, स्मॉल टी दिया हुआ है और डेल्टा स्मॉल टी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं इसी को यूज कर लूँगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है ना। मैं लिख दूँ यहाँ पे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया। अब मैंने एल को मेजर किया तो यहाँ पे एल भी लिखना पड़ेगा, 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 लिखा, ठीक है, मॉडुलस प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी लिखा इंटू 100 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, परसेंटेज एरर इन जी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लो, 1 इंटू डेल्टा एल कितना रखना है हमें, तो डेल्टा एल रखना है कितना है जी 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻³ कर दो बाई लेंथ कितना है तो 20.0 सेंटीमीटर है, मैंने 20 इंटू 10⁻² कर दिया, ठीक है ना। 0.0 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटू 100, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी कितना है जी 1 सेकेंड है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है जी 90 है, इंटू 100 रख दिया, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना आ गया 10 टू द पावर -1 आ गया है, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो गया तो -2 हो गया, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 1/2 बचा, मतलब 1/2 मतलब 0.5 बचा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 0 कैंसिल होगा और 20/9 होगा, तो 2.2 होगा, 2.22 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। तो 2.22 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हम लोग 2.72 लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी 2.72 लिख सकते हैं। अब इस 2.72 देखो तो ऑप्शन में है क्या 2.72 नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हम लोग आप इसको राउंड ऑफ कर दो तो ये कितना आएगा ऑलमोस्ट 3 आ जाएगा, तो ये परसेंटेज एरर है, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा है कि आपने स्मॉल डेल्टा टी को यूज़ किया है, आप एक बार कैपिटल डेल्टा टी को यूज़ करिए, तो कोई टेंशन नहीं, मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो कैसे यूज करूँगा, देखिए 1 इंटू डेल्टा एल, देखो ये वाला वैल्यू तो सेम ही होगा, तो ये वाला वैल्यू सेम होगा, आप इसको लिख दो डायरेक्ट 0.5, जगह का कमी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 लिखूँगा, ठीक है। तो ये तो 0.5 है, चलो इसमें कोई बुराई नहीं है। 2 इंटू डेल्टा टी क्या है बताओ, टाइम पीरियड में एरर कितना आएगा, तो मैं निकाल सकता हूँ डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी, सो डेल्टा टी वी कैन राइट 1/90 इंटू व्हाट इज टाइम पीरियड जी, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा t बाई एन, मतलब 90/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 1/90 लिख दो, ये हो गया 90/100 हो गया, ठीक है, 90 कैंसिल हो गए, ये आ गया 1/100, देखा ये कितना हो गया 0.01। मैं पहले भी बोला आपको कि डेल्टा टी में वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन डेल्टा टी बाई कैपिटल टी और डेल्टा स्मॉल टी बाई स्मॉल टी वो अलग अलग नहीं होगा, न्यूमेरिकली सेम होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअली अलग होगा, है। तो डेल्टा टी कितना होगा, मैंने डेल्टा टी को लिख दिया 1/100 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, इंटू 1/t क्या है, टी कितना आया है, टी तो आया है 90/100, तो 90 इंटू
तो ये 100 ऊपर चला जाएगा क्या? डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा। और एक ये वाला 100 है तो इंटू 100 कर दिया, देखोगे तो सिंपल यही आ रहा होगा। देखो 100 और 100 कैंसिल हुआ, ठीक है, और 0 0 कैंसिल हुआ। देखो तो 2 × 10 20/9 आया, 20/9 आया यहाँ पे, देखो 20/9 है। तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 कितना 22, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा जी 2.72 आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट 3% अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो करना है सो करिए। और हम लोग हमेशा प्रीफर किसको करेंगे? इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ही वैल्यू दिया रहता है, तो डायरेक्ट ये सब काम हम लोग करने से बच जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जो मतलब कंसेप्चुअली हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कंसेप्चुअली हमें क्या होना पड़ेगा जी? स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसा हो क्वेश्चन वैसे हम लोग उस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। परफॉर्म करने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि डेल्टा स्मॉल टी और डेल्टा कैपिटल टी के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे, और ये वाली भी डिफरेंस समझ गए होंगे, ये क्या है, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने बात कर लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एंड करते हैं। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एरर एनालिसिस हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि इसी चैप्टर में कुछ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हैं, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ओके। तो इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। उस लेक्चर को एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के नाम से रहेगा। उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी रहेंगे, इसके अलावा भी, ये दोनों के अलावा भी रहेंगे बहुत सारे। तो उसके लिए मैं अलग लेक्चर बनाने वाला हूँ। तो एरर एनालिसिस जहाँ भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो सकते हैं, ये सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, और जेई के भी क्वेश्चंस किए, और लास्ट लेक्चर हमने नीट के भी क्वेश्चंस किए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से कर लिए। तो इसमें आपको कहीं भी डाउट है, पहले तो आपको इस लेक्चर के लिए अच्छे करने के लिए आपको पहले नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा। और नोट्स बना के आपको रिवीजन करना है। और जितने फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं ना, वो सारा फॉर्मूला आपको एक डायरी में लिखना पड़ेगा। और फॉर्मूला का लिस्ट बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं। उन फॉर्मूला का नोट्स बनाते चलिए, और हम फॉर्मूला को भी रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि हम अपने ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट को भूलने का चांसेस बहुत कम रहता है। हम क्या भूलते हैं? तो फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। तो फॉर्मूला अगर एक साथ रहेगा तो हमें पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए टाइम सेव होगा। और अपना हमेशा जो कोशिश रहती है कि हम टाइम सेव करें, कम टाइम में ज़्यादा काम करें, ओके। सो इस लेक्चर से कोई भी अगर डाउट है तो हमारा फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, और उस पर अपना डाउट पोस्ट करिए, मैं खुद आपको जवाब दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।